एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीनों को सोचने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देती है। आज एआई सिर्फ चैटबॉट या फोटो फिल्टर तक सीमित नहीं है। ये पहुंच चुका है हेल्थ केयर, फाइनेंस, खेती, गवर्नेंस तक। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये भी है कि एआई को क्या करना चाहिए। एआई जितना पावरफुल है उतने ही बड़े सवाल भी खड़े करता है, और इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझा रहे हैं एडवोकेट उमर हाशमी, जो बताएंगे कि टेक्नोलॉजी और कानून के इस दौर में हमें क्या समझना जरूरी है। एआई क्या होता है? एआई बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला, वीक एआई, मतलब ऐसा एआई जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति ना हो, मतलब उसके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स ना हो, वो अपने प्रोग्रामर के बनाई गई हुई बाउंड्रीज के ही विद इन काम कर सके। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एजीआई भी बोलते हैं। इस एआई के अंदर सोचने समझने के साथ साथ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की भी पावर होती है, और ये उन एरियाज में भी काम कर सकता है जिन एरियाज के बारे में उसके प्रोग्रामर ने उसको बनाते वक्त सोचा भी ना हो। मतलब इसके अंदर फुल कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, लाइक ह्यूमन भी। ये ह्यूमंस की तरह ही सोच सकता है, बल्कि कई जगहों में ह्यूमन से भी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। तो कोई एआई जो ह्यूमंस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पहुंचा सके, जो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता हो, तो वो खाली एजीआई ही हो सकता है। वीक एआई इतना पावरफुल नहीं होता कि वो ह्यूमंस को ज्यादा कुछ थ्रेट पहुंचा सके। ऑन पेपर पे अभी तक इस दुनिया में कोई एजीआई एग्जिस्ट नहीं करता। ये जितने भी आप एआई देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक या जेमिनी, ये सब वीक एआई की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा कि यार, अगर कोई एक एजीआई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इतनी डरने की कौन सी बात है। ये तो एजीआई कुछ ऐसा लगता है टाइम मशीन जैसी चीज, कि पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर आएगी भी तो पता नहीं इतनी डेंजरस होगी भी या फिर नहीं। बट नवंबर 2023 में ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर जो हुआ वो कुछ और बात ही सजेस्ट करती है। मिड ऑफ नवंबर 2023 में सैम ऑल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के सीईओ थे, उनको उन्हीं की पोस्ट से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निकाल दिया जाता है, एक बड़ा ही वेग सा रीजन देते हुए। हालांकि 5 दिन बाद ही इनको इनकी पोस्ट वापसी दे दी जाती है, लेकिन इन 5 दिनों में जो बोर्ड और डायरेक्टर के अंदर उठापटक चली, वो कुछ अलग ही बयान करती है। बाद में एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आती है जो ये बताती है कि सैम ऑल्टमैन को उनकी पोस्ट से निकालने का जो मेन रीजन था, वो ये कि ओपन एआई सैम ऑल्टमैन की लीडरशिप के अंदर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जिसका नाम क्यू स्टार था। ये क्यू स्टार अगर सही में सक्सेसफुल हो जाता तो ये एजीआई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता, और साथ ही साथ ये ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज्यादा थ्रेट पहुंचा सकता था। इसी के चलते हुए ओपन एआई के ही कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कंपनी जो क्यू स्टार नामक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी इम्प्लीकेशंस को समझे बगैर वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अगर सही में समझा जाए तो ये एजीआई इतना भी दूर का सपना नहीं रहा जितना एक समय इसे समझा जाता था। वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन एजीआई हमारे सामने होगा। तो ये बात तो हो गई फैक्ट्स की। अगर ओपिनियंस की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन, जो ओपनहाइमर और बैटमैन ट्रिलॉजी जैसी फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं, और हमारे इलॉन मस्क, ये दोनों ही कह चुके हैं कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन। मतलब एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। जब हमने ये समझ लिया है कि ह्यूमैनिटी रियली नीड्स लॉज ऑन एआई, तो अब ये समझेंगे कि वो लॉ कैसा होना चाहिए, और ये भी समझेंगे कि लॉ मेकर्स को वो कौन कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एआई के ऊपर लॉ बनाते वक्त। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इस वीडियो की कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्योंकि और भी तो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको लॉज रेगुलेट करता है। तो एआई के केस में ऐसा क्या चीज नया है? तो एआई के केस में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये कि बाकी सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नेसेसरी होती है। बिना उस ह्यूमन इंटरवेंशन के वो टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूक्लियर बम भी फटना है
तो उसके लिए कोई ना कोई एक ह्यूमन बीइंग ही जाकर उसका बटन दबा कर आएगा, जब ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट होगा। बट एआई जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के काबिल है, उसको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। तो अगर सही में एजीआई आ गया, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि एजीआई उन एरियाज में भी काम कर सकेगा जिसके बारे में उसके प्रोग्रामर ने उसको बनाते वक्त सोचा भी ना हो, तो आप कैसे उसके प्रोग्रामर को उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकोगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेंसरिया ही नहीं होगा। इसी के चलते हुए एआई के केस में लाइबिलिटी डिसाइड करना बहुत मुश्किल हर्डल बन जाता है लॉ मेकर्स और जजेस के लिए। और एक और बड़ा चैलेंजेस जो एआई के केस में आता है वो ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमैनिटी को ज्यादा थ्रेट पहुंचा सकती हैं, वो कोई कंट्री की गवर्नमेंट ही बनाती है। और नॉर्मली किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और लायबल होती है। लेकिन एआई जो कि कोई भी कहीं भी बैठ के बना सकता है, कुछ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज और हैंडफुल ऑफ फंड्स के साथ, उसको आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे और कैसे लायबल ठहराओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने सोमालिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में बैठ के एआई को बना दिया, तो वहां पर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर्स की होनी जरूरी है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर हम एआई को एज अ नॉर्मल प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं। और जैसे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के मेल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे ही ये कहा जाता है कि अगर एआई भी कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी को कुछ नुकसान पहुंचता है, तो इस केस में हम उसके प्रोग्रामर या फिर जिस कंपनी ने उस एआई को बनाया है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम टेस्ला को उसके मेल फंक्शन ऑटो पायलट सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। इट साउंड्स गुड एंड सिंपल ना, बट इसके अंदर भी दो चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज जो आता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो ये कि नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरर को तभी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब पहले तो प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट रह गया हो, दूसरा उस मैन्युफैक्चरर ने वो डिफेक्ट विलफुली यानी जानबूझ के या फिर नेग्लिजेंटली छोड़ दिया हो। बट एजीआई जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के काबिल होगा, वो कई बार ऐसे भी डिसीजन ले सकेगा जिसके बारे में उसके प्रोग्रामर ने कभी सोचा भी ना हो। और सोचो अगर वो एजीआई कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो उसके प्रोग्रामर ने उसको उस चीज के लिए प्रोग्राम ही ना करा हो, तो आप कैसे उसके प्रोग्रामर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे उसके एक्शंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोग्रामर ने एक एजीआई बनाया है अर्थ की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए, बट वो एजीआई ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का डेटा देखते हुए ये समझे कि इस अर्थ का तो सबसे बड़े जो दुश्मन है वो ह्यूमंस ही हैं, और वो ह्यूमंस को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, जैसा एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवीज में दिखाया गया था, तो आप कैसे उसके एजीआई बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे उस एजीआई के एक्शंस के लिए, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर ने तो उसे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ बनाया था। बट अगर वो डेटा से कुछ और समझ रहा है और कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो उसमें वो क्या कर सकता है। दूसरा चैलेंज जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है वो ये कि नॉर्मली अगर वो प्रोडक्ट किसी बड़ी कंपनी ने बनाया हो, तो आप इजीली प्रोडक्ट लाइबिलिटी को इन्फोर्स कर सकते हो, क्योंकि उस बड़ी कंपनी को अपनी रेपुटेशन का भी डर रहता है और साथ ही साथ वो ज्यादा अकाउंटेबल भी रहते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी छोटी सी कंपनी ने किसी छोटे से देश में बैठकर वो एजीआई बना दिया, तो आप लाइबिलिटी को कैसे इन्फोर्स करोगे, क्योंकि मुश्किल आने पर वो छोटी कंपनी तो शट डाउन भी हो सकती है, बट उसके बनाया गया हुआ एजीआई तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी फेल कर जाता है। दूसरा लाइबिलिटी को फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है लीगल पर्सनहुड। लीगल पर्सनहुड का मतलब है जब लॉ किसी चीज को एज अ पर्सन कंसिडर कर लेता है, मतलब वो चीज या पर्सन अपने एक्शंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन जाती है और वो एज अ नॉर्मल थिंग या चीज की तरह फिर एक्ट नहीं कर पाती। और जैसे ही लॉ किसी चीज को एज अ पर्सन कंसिडर कर लेता है, तो उसके साथ साथ उस चीज के पास कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन है ऑब्वियसली, बट कंपनी भी जो एक नॉन लिविंग थिंग है उसको भी लॉ एज अ पर्सन कंसिडर करता है और उसको उसकी खुद के एक्शंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। बट जैसे ही हम ये सोचते हैं कि यार एजीआई भी तो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के काबिल रहेगा, तो क्यों ना हम उसको भी एज अ पर्सन कंसिडर कर लेते हैं, और जब भी वो एजीआई कोई भी ऐसा एक्शन लेगा जिसके लिए उसके प्रोग्रामर ने उसको प्रोग्राम ना करा हो,
तो फिर हम एजीआई को ही उस एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे, जैसे कंपनी के केस में कंपनी को ठहराते हैं। बल्कि सऊदी अरब ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने सोफिया नाम की रोबोट को एज अ पर्सन कंसिडर करते हुए सिटीजनशिप भी दे दी है। बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो परेशानी आती है वो ये कि आप एआई की लायबिलिटी तो डिसाइड कर दोगे, बट उसको पनिश कैसे करोगे अगर वो अपनी लायबिलिटी को फुलफिल ना करे? क्योंकि नॉर्मली अगर ह्यूमन कुछ गलत काम करते हैं तो हम उनको जेल में डाल देते हैं पनिश करने के लिए, और कंपनी जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है हम उन पर हैवी फाइन लगा देते हैं उनको पनिश करने के लिए। बट एआई जिसका ना प्रॉफिट मोटिव होगा ना उसको हम जेल में डाल सकते, तो उसको हम कैसे पनिश करेंगे अपनी लायबिलिटी इन्फोर्स करवाने के लिए? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए आता है वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक टॉट का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो हजार्डस इन नेचर है, मतलब वो डेंजरस एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी से अगर किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो आप उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, बिना ये देखे कि आपकी सही में कोई गलती थी भी या नहीं। मतलब अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो लीगल तो है बट हजार्डस इन नेचर है और वो सारे सेफगार्ड्स भी फॉलो कर रहा है और कोई नेग्लिजेंटली भी एक्ट नहीं कर रहा, फिर भी किसी को अगर उस एक्टिविटी से कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरर उस एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बिना ये देखे कि उसकी सही में कोई बैड इंटेंशन या फिर नेग्लिजेंट एक्ट था भी या नहीं। इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये रीजन है कि लॉ ये मानता है कि अगर आप कोई भी ऐसी हजार्डस एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पब्लिक एट लार्ज को आप डेंजर में डाल रहे हो और उस एक्टिविटी से अगर किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचता है तो आप बाद में कोई भी बेकार सा टेक्निकल डिफेंस नहीं ले सकते कि मैंने तो नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं करा, मेरी तो कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम एजीआई बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को एजीआई की सारी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, जो कि एक सेंसिबल अप्रोच भी है, क्योंकि अगर तुम कोई एक एजीआई जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को थ्रेट पहुंचा सके ऐसी कोई चीज बना रहे हो तो फिर उसकी लायबिलिटी का लेवल भी फिर ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन हमें एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बनाना चाहिए जिसके अंदर ये कहा जाए कि अगर कोई भी इररिस्पॉन्सिबली एआई को बनाता है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे बिना, तो उसको लॉ के अंदर पनिश करा जाए। तो अब जब सारी लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट की बात हो गई है तो अब उन पर्सन से हम कैसे डील करेंगे जिसको हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने सोमालिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज के अंदर बैठकर एजीआई बना दिया तो फिर उनके ऊपर हम लायबिलिटी कैसे इन्फोर्स करेंगे? क्योंकि लायबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए भी एक इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होनी चाहिए। बट वो जो एजीआई बनाएंगे वो इंटरनेट जैसी दुनिया के अंदर खाली उन कंट्रीज के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे इन सारी चीजों से हम डील करें? तो इससे बचने के लिए हमारे पास खाली एक ही उपाय है, वो ये कि एक गवर्नेंस बॉडी बने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर, जिसका ये काम रहेगा कि वो रूल्स, सेफगार्ड्स और प्रोसीजर बताए सेफ डेवलपमेंट ऑफ एजीआई के लिए। तो इन सारे लॉज एंड रेगुलेशन से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एजीआई जब भी इन द नियर फ्यूचर आए वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए ही आए। तो आपने देखा किस तरह एडवोकेट उमर